आप लोग बताइए, इस समय ठंडक का टाइम है, ये टाइम आप लोगों के पढ़ने के लिए सूटेबल है या नहीं? ये समय बहुत अच्छा पढ़ाई करने के लिए आप लोग सूटेबल टाइम मानते हैं या नहीं? बहुत लोग कहते हैं कि ठंडी में पढ़ाई नहीं हो पाता, हमेशा आलस, ठंडी ठंडी, ऐसा आप लोग भी मानते हैं? ध्यान दीजिए, पढ़ने का सबसे बढ़िया टाइम है। और मैं कहूं, पढ़ने में जिसको जुनून है ना, वो सारे टाइम अच्छे हैं, कोई टाइम उसके लिए खराब ही नहीं होता। सामने लक्ष्य दिख रहा है, कुछ खराब नहीं होता। अभी अंकित सर से हम लोग बैठे थे, थोड़ा पहले आ गए थे, बैठे थे, बात कर रहे थे, तो एक अपने स्टूडेंट की कुछ ऐसी बातें हुई, होने लगी। तो अंकित सर ने कहा कि आप बच्चों को भी सुनाइएगा, ये प्रेरणा के रूप में होगा, इंस्पायर्ड होगा। मैं सुना दे रहा हूँ। एक ऐसे स्टूडेंट थे जो बीटेक किए थे, थोड़ा पहले से लौट के उनको नहीं सुनाया, वो भी सुना दे रहा हूँ। मतलब कोई भी व्यक्ति एकदम यहाँ है, आगे जा सकता है। कुछ बातें सर को नहीं सुनाया, मैं शुरू से सुना दे रहा हूँ। वो एक ऐसे स्टूडेंट थे जो एक समय था अपनी कंट्री में इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीधे से एडमिशन नहीं, प्रिपरेशन करना पड़ता था और एंट्रेंस आप देते थे तब एडमिशन होता था। इंजीनियरिंग के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता था। आज नहीं है एंट्रेंस, क्यों? क्योंकि बहुत कॉलेज हो गए प्राइवेट, विभिन्न क्षेत्रों में कॉलेज ही कॉलेज है इंजीनियरिंग का, यस या नो, बहुत ज्यादा। इसलिए तो उन्होंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया। कहाँ? इलाहाबाद। मुझे कोचिंग भी याद है, कृष्णा कोचिंग, क्योंकि सब हमसे बताए कहाँ कोचिंग, कैसे कैसे सब बताया। अपने स्टूडेंट थे, जब इलाहाबाद में मिले आईएएस की तैयारी करने, उस समय सब कुछ बताया। तो कहे कि सर कृष्णा कोचिंग में क्लास कर रहा था और उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले, और टेस्ट जब हुआ, पिताजी उनके डॉक्टर थे, तो भेज दिए कि हमारा बेटा आगे कुछ करेगा। तो जो एंट्रेंस के लिए कोचिंग कर रहा था, जब टेस्ट हुआ, क्लास का टेस्ट, तो उसमें बच्चे हुआ करते थे, टोटल बच्चे 95 के आसपास उस बैच में, जिस बैच में पढ़ते थे। नीचे से उनका तीसरा स्थान था। नीचे से मतलब समझ गए? लास्ट में जब टेस्ट का जो रिजल्ट आया तो कोचिंग में लगा देता था, ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोल रहा हूं, लास्ट में नीचे से तीसरा, यानी लास्ट उनके बाद 2 ही बच्चे थे। तो जब ये रिजल्ट देखे तो उस दिन किसी तरह से क्लास में बैठे थे, अपने रूम पर आए बड़े टेंशन में, और रूम पर रुके नहीं, जो भी सामान उमान था, स्टूडेंट के पास सामान ही क्या होता है, जो बेडशीट है एटसेट्रा, और जो भी थे बुक्स वगैरह लेके पैक किए बैग वगैरह में और घर चले गए। घर गए तो उनके पिताजी को मम्मी उनकी खबर दी, अपने डिस्पेंसरी में थे, खबर दी ऐसा ऐसा है, और रो रहे हैं, ऐसा ऐसा है। तो आ रहे हैं, बेटा बात क्या है? उन्होंने कहा कि पापा, हमारे बस की चीज नहीं है इंजीनियर बनना, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेरी वो बात नहीं है कि कभी इंजीनियर बन पाऊंगा, क्यों पैसा नुकसान करेंगे? और ये बात रो रो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर, ये शब्द आज आपसे सुना रहा हूं, वैसे बोल नहीं पाता था, बहुत रो रहा। पिताजी हमारे समझदार थे, समझ गए। पिताजी ने ये नहीं कहा कि 10 दिन रोको, 1 महीना रोको, आज से मत पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने कहा क्या रिएक्शन था आपके पिताजी का? उन्होंने कहा कि पिताजी कहे कि ठीक है, खाना पीना जो घर पे था साफ बैठ के वो भी खाए, हम भी, मम्मी, सब लोग, सिस्टर। और उसके बाद में पिताजी कह रहे हैं कि चलो चलते हैं इलाहाबाद। हमको रुकने ही नहीं दिए, खाना खिलाने के बाद तुरंत बस ट्रेन पर बैठे चले आए। जो सामान पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती है, कभी भी मिल गया, जनरल में बैठे, एक भी इंतजार नहीं कि रिजर्वेशन कुछ नहीं, चलो जनरल कंपार्टमेंट, और लेके चले आए इलाहाबाद। बरेली की बात है, बरेली से इलाहाबाद आ गए अपने घर से। जब वहां आए तो कहे कि हम इंतजार करते रहे कि पापा इतना बिजी रहते हैं, चले जाएंगे, गए नहीं। रात को हमारे ही रुक गए, हमारे रूम पर, और सब देखे हमारा कैसे कैसे क्या। और पापा रुक गए, समझाते रहे सुबह भी कि बेटा चिंता न करो, मेहनत करने वाला आज यहाँ है, कल यहाँ टॉप पर जाएगा, चिंता न करो। और हम है ना, कौन कह रहा है कि तुम इस लायक नहीं हो? मम्मी कहती है कि मैं कहता हूँ, हम लोग तो नहीं कहते, हम लोग जानते हैं, भरोसा है कि तुम अच्छा करोगे। खूब समझाए, रात को समझाए, सुबह समझाए, क्लास करके आए दोपहर में तभी, और शाम को फिर निकले घर चले आए पापा जी। हमने कहा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पापा जी हमको इतना इंस्पायर्ड, इतना प्रेरित, बीच बीच में फोन करके भी, उस समय मोबाइल नहीं था, तो फोन कैसे, जैसे आप स्टूडेंट रहते हैं, 25-30 कमरे, 50-60 कमरे का इलाहाबाद में लॉज है, एक एक ऐसे लॉज है इलाहाबाद में जो 100 कमरे का हॉस्टल जैसे। तो वहां पर वो जो लैंडलाइन होता था वही, और जिस स्टूडेंट का फोन आया, वहां जिसकी ड्यूटी है बुलाता था, फला आपका घर से फोन, आके स्टूडेंट बात करता, उस समय मोबाइल नहीं। तो वो बता रहे थे कि पापा जी अक्सर फोन करते थे हमको प्रेरित करने के लिए, पहले इतना नहीं, जब समझ गए कि बेटा की ये हालत है तो अक्सर प्रेरित करते। प्रेरणा में इतनी ताकत, इतना पिताजी हमारे प्रेरित किए कि अगला 1 महीने के बाद टेस्ट दिए तो हमारा रैंक बढ़ गया। अब क्या, ऊपर से बीच में आ गए। 1 महीना इतना मेहनत किए कि नीचे से अब तीसरा नहीं। फिर क्या हुआ कि और पिताजी हमको प्रेरित करते रहे, निगेटिव कभी बोले ही नहीं, और शायद मम्मी को भी सिखाए थे, मम्मी हमारे ज्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन वो भी इसी तरह की भाषा हमको बल देती थी। हमारे अंदर इतना सुधार कि और हमारा रैंक बढ़ा। चौथा जब टेस्ट हुआ, चौथे महीने में, तो ऊपर से मैं आ गया तीसरा नंबर, यानी क्या रैंक हो गया? 3rd, पूरी क्लास में 3rd। नेक्स्ट टेस्ट में टॉपर होने लगे, टॉपर। और उसके बाद टेस्ट दिए तो सिलेक्शन उनका हुआ रुड़की जानते होंगे, इंजीनियरिंग के लिए अच्छा माना जाता है। तो वहां सिलेक्शन, वहां से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इंजीनियर प्राइवेट कंपनी में हुए, फिर रिजाइन दिए, अच्छे कंपनी का कोई ऑफर आया, और
तीसरा उसको भी रिजाइन किया, तीसरा रिलायंस में काम कर रहे थे। मुझे याद है उनकी बातें आज भी। रिलायंस में 70,000 का पैकेट आ रहे थे, लेकिन चैन नहीं था, बेचैनी थी। और किस बात की बेचैनी? ये इंजीनियर नहीं, आईएएस बनना है। रात और दिन अच्छा ही नहीं लगता। वो शब्द उनके बोलते नहीं है। मैं उस समय फोर्टान साइंस में पढ़ाता था और पब्लिकेट पढ़ाता था, इंडियन पॉलिटी। तो उनके शब्द थे कि सर हमको अच्छा ही नहीं लगता था कि कोई इंजीनियर बन के गर्व करे। एज इंजीनियर हमको तौहीन ही लगती थी, इंसल्ट फील करता था, आईएएस बनना चाहिए। रात और दिन, रात में सो के जब नींद टूटे तब भी अरे जैसे गिल्टी फील होता था, गलती अपराध मैंने किया, आईएएस क्यों नहीं बना। और यही बात पढ़ाया, लगे पढ़ने आईआरएस हो गए। कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज आईआरएस होते हैं। ट्रेनिंग कर रहे थे फरीदाबाद, तो मैंने फरीदाबाद ट्रेनिंग से ही सर को सुनाया था, पिछली बातें नहीं, आपको पिछली भी सुनाया। समझ गए वो कहां से थे, जीरो थे पढ़ाई में, और कहां पहुंच गए। रिलायंस को रिजाइन किए जब आईआरएस हो गए, फरीदाबाद ट्रेनिंग दे रहे थे। फरीदाबाद ट्रेनिंग देते हुए मुखर्जी नगर आए, कहीं से पता चला टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा था जीएस का और पब्लिकेट। उनका एक ऑप्शनल था साइकोलॉजी और दूसरा ऑप्शनल पब्लिकेट। तो उन्होंने कहा कि टेस्ट सीरीज में मुझे एडमिशन लेना। हम लोग बैठे थे, काउंसलर जो समझाता है ऑफिस में समझा रहा है, सुन रहे थे। तो वो टीचर का नाम पूछा, कौन है टीचर, नाम बताया, वो संकेत भी दे दिया, सर जो बैठे हैं वही। और सिर्फ पब्लिकेट का ही कहा कि सिर्फ पब्लिकेट का क्यों, जीएस का क्यों नहीं? तो जीएस ठीक ठाक है, पब्लिकेट में ही हम नंबर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से आईआरएस हुई। ये नंबर अगर देता पब्लिकेट तो हम रैंकर हो जाते, प्रॉपर पोस्ट मिल जाता, आईएएस हो जाते। आईआरएस नहीं, अच्छा मैं सुन रहा था सर। तो उसने कहा कि बात कर रहा है, क्या टीचर से मिल सकते हैं? उसने कहा कि 10 मिनट के बाद मिल लीजिएगा, अभी सर एक दो लोग बैठे हैं, तो थोड़ा अकेले होते हैं, लोग चले जाएंगे, मिल लीजिए। हमसे बोला कि सर ये मिलना, सर मिलवा दिया। उसने यही शब्द कहा कि सर इसमें हमको नंबर मिल जाता, जीएस भी अच्छा कर लेते हैं, साइकोलॉजी भी अच्छा पाते हैं, यही नंबर नहीं दिया। मैंने कहा इसमें इतना नंबर दिलवाऊंगा कि प्रॉपर सिर्फ जो रो रहे हो ये नहीं, रैंकर बना दूंगा। लेकिन जितना कहूंगा उतना मेहनत करना होगा, मेरी भी शर्त है, मैं खूब मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, बट तुमसे मेहनत करूंगा। कहा कि सर पहले ऐसे आप इंसान मिले हैं जो इतना क्लियर कट हो रहा है, मेहनत जितना कराएंगे मैं करने को तैयार हूं, बट प्रॉपर मुझे चाहिए, जो कह रहे हैं वो चाहिए। मैंने कहा पक्का लिख लो, प्रॉपर मिलेगा, रैंक दिलवा दूंगा। अब सुनिए क्या हुआ। वो आदमी जबकि पेट निकला हुआ, फैट मोटा, फरीदाबाद से ट्रेनिंग देकर के ऑटो रिजर्व करके भागे हुए मुखर्जी नगर दिल्ली आता। मैं उसके लिए मेहनत करने लगा। पहले दिन होमवर्क दिया तो देखा होमवर्क कंप्लीट। दूसरे दिन हमसे मिले और हमारा विचार जाने की सर कैसा रहा चेक करके। हमने कहा ठीक है, लेकिन और सुधार, बहुत सुधार की जरूरत है। हमने कहा पारिवारिक स्थिति तुम्हारा कैसे कैसे सब बताया। कहा कि सर हमारा एक बेटा है 4 साल का, ओबीसी कैंडिडेट। हमारा एक बेटा है 4 साल का, पत्नी है, पत्नी भी एजुकेटेड है, और ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये देख ही रहे हैं, पूरी दिनचर्या हमारा यही है। हमने कहा ये बताओ, दिन भर ट्रेनिंग में काफी वर्क लेते हैं, घर जाते हो तो बेटे को भी कुछ समय देना है, पत्नी से बातचीत, परिवार है, अकेले स्टूडेंट टाइप हो नहीं, तो कैसे होमवर्क कर पाओगे? हम होमवर्क और देंगे। कहा सर चिंता न कीजिए, आप कीजिए। और टफ वर्क दिए, और टफ वर्क 4 दिन। चौथे दिन देना जितना होमवर्क बढ़ा में सारा रेडी। मजबूर होकर मुझे पूछना पड़ गया कि सुरपाल ये बताओ कि होमवर्क हो कैसे जाते हैं? एक सामान्य आदमी से तो संभव नहीं। दिन भर ट्रेनिंग, 9 बजे हमारे यहाँ से फ्री होते हो, 6 से 9 का बैच था, और 9 बजे जाते हो तो फरीदाबाद जाने में 1-1.5 घंटा लगेगा। रात में घर पहुंचे, सोते कब हो, बच्चे से कब मिलना, टाइम देना, कब ट्रेनिंग आते हो, हमारे यहाँ भी आते हो, सब डेली हो रहा है। कैसे हो रहा हो? आश्चर्य, मैं आश्चर्य। सोचता रहा, आज बात को अकेले बैठा के बात किया। उन्होंने क्या कहा? कहा कि सर आप भी अकेले, मैं भी अकेले। मैंने कहा जानबूझ के अकेला हुआ हूं, सबको हटाया हूं स्टूडेंट को, तुमसे ये रहस्य जानने के लिए, बहुत बड़ा रहस्य है हमारे लिए। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सर इसके लिए मैं एक बहुत बड़े योगी के चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया कि हमें कुछ ऐसा योग आसन प्राणायाम सिखाइए जो कम भी आराम करके, कम से कम सोकर आराम करके हम स्वस्थ रहें और ज्यादा वर्क करें, कैपेसिटी हमारी हो। ये योगा से ही संभव है, मेडिसिन से नहीं, एलोपैथी नहीं दे सकता। हमारे योग में रियली ताकत। उन्होंने सिखाया कुछ प्राणायाम, योग, और करने लगे। किसके लिए सब कर रहे हैं? तपस्या, सिर्फ आईएएस के लिए। आईएएस बनने के लिए कोई भी खान पान बताए कि ऐसे सामान्य खान नहीं करना है कि तला भुना ज्यादा खाएं तो आपके पास ये दम नहीं, आलसी होंगे, ये होंगे, पेट निकले। तो जो संयम खान पान में, वही एक योगी का जीवन जीने लगा। 2-2.5 घंटे मात्र सोना और पढ़ाई, और बिल्कुल स्वस्थ। ये योग के कारण स्वस्थ, इतना कम आराम करके भी स्वस्थ, मेंटली खूब कैपेसिटी, पढ़ाई। रिजल्ट अब सुना दूंगा आप लोगों को। आईएएस का जब रिजल्ट आया तो क्या रहा? 8वां रैंक अमॉन्गस्ट ऑल ओवर इंडिया में। 8वां रैंक। आईएएस माना छोटा मानते हैं क्या? और कुछ बातें क्लास में नहीं बोल सकता, वो टॉपर होते। टॉपर क्यों नहीं हुए पब्लिकली यहाँ बोलना ठीक नहीं है, ये बातें मैं सर से शेयर करूं। व्यक्तिगत कोई मिलता है बता देना, समझ गए? वो टॉपर होते। इंटरव्यू में उनको कम नंबर मिले, और कम नंबर मिले के कुछ कारण थे। उस समय की टॉपर थी शुभ्रा सक्सेना जी, और हमारा स्टूडेंट 8वां रैंक। लेकिन हमारा स्टूडेंट टॉपर होता। अब आप सोच रहे होंगे अपने स्टूडेंट का क्यों फेवर कर रहे हैं? फेवर नहीं, सच्चाई। तो लेकिन मैं मानता हूं 8वां रैंक इंटरव्यू में कम मिलने पर 8वां रैंक ही आना क्या कम बात है? पूरे भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में
मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपटीशन आपके कंट्री में कौन होता है? यही होता है सिविल सर्विस, इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता है। और उसमें 8वां रैंक, क्या कम मानते हैं? कहां था क्लास में इंजीनियरिंग के टेस्ट में, नीचे से क्या था और कहां पहुंच गया, कैसे पहुंचा? अब समझ गए होंगे। तो अगर मन में आप ठान लिए हमें बड़ा करना है, परिस्थितियां अपने आप मरोड़ लेंगे, आपके फेवर में होगी और मजबूरी होगा, वो घुटने टेकेंगे, आप नहीं। लेकिन आपकी नेचर है घुटना टेक, तो टेकते रहेंगे। चपरासी भी संभव, दोनों सच्चाई है। इसलिए प्रॉमिस कीजिए, बड़ा करना है और पक्का करेंगे। हमसे सहयोग की जरूरत है किसी भी तरह से, मैं एकदम तैयार हूं। सर अंकित सर तैयार है, ठीक है। और देखिए एक गुड लक बता दूं, ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके लिए भी ऑफलाइन गुड लक ये है, ऐसे प्लेटफॉर्म रेयर मिलते हैं। अंकित सर एक ऐसे संस्था के हेड है और टीचर भी, जो इस तरह की कोई बात हो कभी इफ वटो करते ही नहीं। पहली मुलाकात हुई तब से और आज तक, अब तो काफी दिन हो गया इनसे जुड़े हुए। मैं देखता हूं हमेशा कौन सा तरीका कैसे किया जाए कि अधिक से अधिक रिजल्ट आए, ज्यादा स्टूडेंट सफल हमेशा। तो क्या ये गुड लक आपके लिए नहीं माना जाएगा? ये भी गुड लक है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन कि आपके लिए इतना सोचता है, सिर्फ पैसा लेना नहीं, आपके लिए सोचता है। तो ये गुड लक है कहीं ना कहीं से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, ये सब सुविधाएं मिलने पर सिर्फ आप सोचें कि कहीं सिलेक्शन हो जाता, कहीं हो जाता, कहीं जब सोच रहे हैं तो आप ही कहीं में थोड़ी है, बहुत लोग हैं। कहीं सोचिए ही नहीं, बस ये कि हमें लेना है, एक इंस्पेक्टर लेना है, एक हमें चाहिए। जब ये ठान लेंगे तो एक तो मिलेगा ही, कहीं नहीं, कहीं फेंका थोड़ी एक उठा लिए। अब समझ गए होंगे। चले हम लोग यहाँ आ जाइए।